फिर आप लोगों ने कुछ स्ट्रेट लाइन पे काम किया होगा, जैसे छुट्टियां मनाई। असाइनमेंट वगैरह डीपीपी वगैरह कुछ किया होगा आप लोगों ने। तो पहले अगर डीपीपी में कोई डाउट नहीं, मैंने अपनी तरफ से जितना भी स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट थे वो सारी समझा दिया। मतलब मेरी तरफ से स्ट्रेट लाइन में समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। अब आप लोग जब अप्लाई करोगे और वो स्ट्रेट लाइन है तो जब कभी जिसमें दिखते में इतने सारे कंसेप्ट नहीं है, बट जब आप अप्लाई करने बैठते हो तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्पीड नहीं आएगा एक एक क्वेश्चन में, वरना आप लोग 20-20 मिनट निकाल दोगे। जैसे डीपीपी 1 में ये वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो लोकस के क्वेश्चन। चलिए क्या होता है वैसे लोकस? प्लेसिंग ऑफ ऑल पॉइंट अंडर गिवन कंडीशन, राइट। तो आपको दो टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को लोकस में आ सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? फर्स्ट, जिसमें आप लोगों को कोई कंडीशन दिया होता है, कंडीशन को सोल्व करना होता है। दूसरा, जिसमें कोई पैरामीटर होता है जिसको आपको एलिमिनेट करना होता है ना। दो में से एक टाइप का क्वेश्चन होगा। जैसे ये है 16 वाला क्वेश्चन है, उसमें दिया कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। पहले मुझे इसका एक बार मतलब समझा, आप लोग को क्या समझ में आता है जब ऐसा क्वेश्चन दिया है कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू a and x sin alpha minus y cos alpha is equal to b, right? और आपको बोला गया कि अल्फा एक वेरिएबल है, अल्फा इज ए वेरिएबल, और आपको बोला जाता है कि लोकस फाइंड करते तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, ये दोनों लाइन कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट देते हैं? लोकस बनाने के लिए कितने पॉइंट ज्वाइन करना है? इनफाइनाइट। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, और आपको क्या लगता है एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट से थोड़ी ना लोकस बनेगा। तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट? इनफाइनाइट। कैसे इनफाइनाइट? अल्फा चेंज होगा, क्योंकि अल्फा को अगर मैंने सपोज 30 डिग्री रखा, जैसे ये पॉइंट अगर आपने फाइंड किया, राइट, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा किसके टर्म में आएगा? अल्फा के टर्म में आने वाला है ना। और वो अल्फा चेंज होता रहेगा तो पॉइंट भी चेंज होता रहेगा, और पॉइंट चेंज होता रहेगा तो सारे पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो कोई ना कोई कर्व बनेगा, वो कर्व बनता है ना क्वेश्चन के हिसाब से। तो बेसिकली आपको किसको हटाना है? अल्फा। हमें कुछ भी करके किसको हटाना है? अल्फा को। तो एक ऑप्शन मेरे पास अल्फा हटाने के लिए इन दोनों को सॉल्व करके पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना, राइट, बट वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। उससे बेटर है कि मुझे अल्फा हटाना है तो अल्फा अकेला तो नहीं हटेगा, अल्फा जब भी हटेगा तो कोस और साइन को लेके हटेगा, और जैसे ही कोस और साइन की बात आती है तो आपके दिमाग में कौन सा आइडेंटिटी आता है? कोस और साइन। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी, वो हमें लाना है कैसे, और वो कैसे लाएंगे? कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का डेफिनेटली स्क्वायर करना पड़ेगा, हम स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर लेंगे। जब आप पूरे का स्क्वायर करोगे और दोनों को ऐड करोगे तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? x स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? दोनों को ऐड किया आपने, क्या कॉमन? तो अंदर क्या बचेगा? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस, तो कितना हो जाएगा? 1। फिर इसका थर्ड टर्म क्या होगा? इसका थर्ड टर्म क्या होगा? दोनों को ऐड करोगे तो y स्क्वायर कॉमन sin स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, वो कितना हो जाएगा? 1। इसका मिडिल टर्म क्या होगा? प्लस 2xy cos अल्फा sin अल्फा, इसका मिडिल टर्म क्या होगा? तो दोनों को ऐड करोगे तो वो कट हो जाएगा, है ना। तो आपके अल्फा बचा ही नहीं, और सामने क्या हुआ होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस
मतलब कि मैं जब उन सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो मुझे कर्व मिलेगा, सर्कल का कर्व। तो आपने किस क्या किया इसमें से पैरामीटर को कैसे भी करके एलिमिनेट करवा दिया। वैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17, उसमें क्या दिया है, a rod of length L slide with its end on two perpendicular lines, find the locus of its midpoint। अगर आपको कभी भी दो परपेंडिकुलर लाइन लेना और मेरे पास कोई डायरेक्टली कोई लाइन का इक्वेशन नहीं किया तो मुझे कौन से दो लाइन लेनी जो एक दूसरे के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपका जब भी आपको दो लाइन लेना है विच आर परपेंडिकुलर विथ ईच अदर, तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, कौन से दो लाइन लेना चाहिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पर वही करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले कर दिया क्या, एक रोड है जिसका लेंथ कितना है एल, एक रोड है जिसका लेंथ एल है, और वो इस तरह से अभी रखा हुआ है कि उसके दोनों एंड लाइन पे है ना, रोड ऑफ लेंथ एल स्लाइड विथ इट्स एंड ऑन टू परपेंडिकुलर लाइन। और ये जो मैं रोड रख दिया, अब ये रोड कैसे स्लाइड हो रहा है, और स्लाइड इस तरह से हो रहा है कि उसके एंड पॉइंट हमेशा उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रहेंगे। जैसे स्लाइड होता रहेगा तो ये लेंथ जो रोड है उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी, और रोड की पोजीशन अगर चेंज होती रहेगी तो अगर ये पॉइंट को अगर मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट कंसीडर करूं जहां पर वो एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपका मिड पॉइंट हर पोजीशन का अलग अलग मिलेगा। तो अगर इस ए बी का मिड पॉइंट यहाँ है, फिर वो रोड की पोजीशन जब यहाँ आ गई तो उसका मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर रोड की पोजीशन यहाँ चेंज होगी तो वापस उसका मिड पॉइंट चेंज होगा। और ये सारे मिड पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो कोई ना कोई कर्व बनेगा, है ना, वो कर्व बनना आपको आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में किसका लोकस पूछा, लोकस ऑफ इट मिड पॉइंट। ऐसे कितने मिड पॉइंट होंगे इनफाइनाइट, क्योंकि रोड की पोजीशन चेंज होगी, मिड पॉइंट चेंज होगा, वो मिड पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है। पर करेंगे कैसे? अच्छा, इस पूरे में ऐसी क्या चीज है जो फिक्स है, लेंथ ऑफ रोड, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है ना, वो फिक्स है। इसको हमने एल नाम दिया हुआ है। इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं 8,0, इसको नाम देते हैं 0,0, 8,0 0,0। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, h/2 है ना। अगर मिड पॉइंट को अगर मैं p नाम दे दूं तो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा h/2, k/2। ऐसे h/2, k/2 बहुत सारे हैं और वो सारे h/2, k/2 को ज्वाइन करना है, ठीक है। अच्छा, ये लेंथ कितना, ये लेंथ कितना, ये इसकी कंडीशन क्या है, जिसमें पता है लोकस इज व्हाट इज ट्रेसिंग ऑफ 4 पॉइंट्स अंडर सेम कंडीशन। इसका कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ रोड फिक्स है, इस कंडीशन को लेके आपको काम करना है। तो आपको पता है कि भाई ये कहीं पर भी चला जाएगा, बनाएगा तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही। जब उसके दोनों एंड हमेशा परपेंडिकुलर लाइन पे है तो बनाता होगा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई भी करेगा। तो ये एच है, ये के है, ये एल है, तो क्या मिलेगा रिलेशन, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, और हमें ज्वाइन किसको करना है, मिड पॉइंट को, सारे मिड पॉइंट को। ये h/2 है, h और k तो मैंने अज्यूम किया हुआ है, इसलिए मेरा आंसर h और k में आ रहा है। कोई अगर इसको a और b लेगा तो उसका आंसर a b में आएगा। इसलिए हम लोग फाइनल आंसर हमेशा कौन से वेरिएबल के फॉर्म में छोड़ते हैं, x एंड y। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है आपका x, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है आपका। तो अगर h/2 अगर मेरा x है देन व्हाट इज x, 2x। k/2 अगर मेरा y है तो व्हाट इज k, 2y। h आपका 2x है, k आपका 2y है, ये 2x और 2y को यहाँ मूव कर लेते हैं, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर 2y का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। और सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो ये कर्व मिलेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 कॉमन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू। तो वापस वो सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, एक कर्व मिलेगा, कर्व वापस एक सर्कल है। तो आपके फाइनल आंसर में कभी भी, जब लोकस की बात कर रहा हूँ, लोकस का जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा किसके फॉर्म में दिखना चाहिए, x और y के फॉर्म में। और फाइनल आंसर में पैरामीटर नहीं होना। इस केस में पैरामीटर कौन सा, अल्फा। पैरामीटर हम किसको बोलते हैं, जो चेंज होता रहता है। इसमें अल्फा चेंज होता रहेगा तो वो नीचे,
इस केस का पैरामीटर कौन सा? मिड पॉइंट मतलब h और k, h/2 और k/2 मतलब आंसर में मुझे h और k नहीं चाहिए, तो इसको उसको किसके साथ इक्वेट करके x और y के। उसके बाद देखो 18 क्वेश्चन। सबसे लास्ट में हम लोगों ने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट डिस्कस किया था। क्या होता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और कब यूज करते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन? शिफ्टिंग का वर्ड का मतलब ही क्या होता है, जब हम लोग ओरिजिन को पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस वाई एक्सिस कहां पर शिफ्ट करते हो, तो दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करते हो, सपोज h, k पे शिफ्ट करते हो, तो यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट x, y होगा जो किसके रिस्पेक्ट में था, 0, 0 के रिस्पेक्ट। अब अगर वो 0, 0 को अगर मैं h, k पे ले जाऊं तो मेरा वो x, y का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x माइनस h, y माइनस, है ना, ये हमारा डिस्कशन हुआ था। अब 18 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, if the axes are shifted to the point 1, -2 without rotation, right? एक्सिस को शिफ्ट किया जा रहा है, रोटेट, और वैसे भी जब शिफ्टिंग वर्ड होगा तो वैसे भी रोटेशन की बात नहीं हो रही है, उन्होंने लिख दिया कि विदाउट रोटेशन, नहीं भी लिखते तो शिफ्टिंग मतलब पैरेलली होता है। तो हम अभी 0, 0 को कहां ले गए, 1, -2 पे। तो पूछा क्या है मुझे, व्हाट टू द फॉलोइंग इक्वेशन बिकम, तो ये जो इक्वेशन है 2x² + y² - 4x + 4y = 0, इसका नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये पूछा, राइट। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, 2x² + y² - 4x + 4y = 0। और अभी ये जो इक्वेशन है, मतलब जो भी कर्व है, इस कर्व को बनाने के लिए आपने बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन किया होगा, एक दो पॉइंट से थोड़ी ना कर्व बनते हैं, राइट। बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन किया होगा, बहुत सारे x, y को ज्वाइन किया होगा, और वो सारे x, y किसके रिस्पेक्ट में होंगे, 0, 0 पे। पर अब वो 0, 0 कहां चला गया, h, k, जो h, k की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1, -2, तो फिर वो जो x, y था जिसको ज्वाइन करके आपने कर्व बनाया, वो x अब क्या बन चुका होगा, x - 1, x का कोऑर्डिनेट क्या बन जाता है, x - h। इसको कुछ नया नाम दे देते हैं, क्योंकि ये आपका x और y था। अब जब हमने उसको शिफ्ट कर लिया तो ये नया एक्सिस को समझ के कैपिटल X और कैपिटल Y नाम दे रहा हूं, और मेरा ओरिजिनल x अब क्या बन चुका होगा, x - 1, और मेरा y क्या बन गया होगा, y माइनस और -2 तो y + 2, उसको मैं कैपिटल Y नाम दे, करेक्ट। पूछा क्या था, ये इक्वेशन जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में था, वो ओरिजिन को अगर मैं 1, -2 पे शिफ्ट करता हूं तो इसका नया इक्वेशन क्या बनेगा, तो x और y को रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे रिप्लेस करोगे, x क्या हो जाएगा, कैपिटल X + 1, तो यहाँ पर x की जगह पर अगर मैं कैपिटल X + 1 डाल दूं, y की जगह पर कैपिटल Y -2 डाल दिया जाए, और फिर अगर इसको सोल्व करें तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2x², राइट। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, y², है ना, स्क्वायर करोगे तो इसका सेकंड टर्म क्या होगा, y², राइट। उसके बाद इसका मिडिल टर्म 2x × 2 4x, और इसका -4x कट जाएगा, राइट। इसका कांस्टेंट 2, 1 आएगा, 1 × 2 तो 2, इसका कांस्टेंट 4, और 4 + 2 6, यहाँ पर -4 और -8, -4 -8 -14, और यहाँ पर कांस्टेंट कितना आया था, 6, तो -14 और +6, तो कितना देगा, -8, -12, -4,
-4 -8 अच्छा सॉरी -8 तो -12 और ये +6 तो -6। यहाँ का मिडिल टर्म अभी लेना बाकी है, इसका मिडिल टर्म y -2 का स्क्वायर का मिडिल टर्म -4y और यहाँ पर +4y वो भी कर दिया। आखिर से कितना ही बचा होगा 2x² + y² -6 = 0। देखो भैया 2x² + y² = 6। क्योंकि मैं अगर शिफ्ट करता हूँ तो मेरा ये जो लोकस था मतलब ये जो कर्व था अब उसका इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। सबकी बात हो रही है जब आप लोग ओरिजिन को कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हो 1, तो x का कोऑर्डिनेट x - 8 हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट y - और वैसे ही सेकंड पार्ट भी वैसे ही है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हमने डिस्कस कर लिया था L1 + KL2 मोनोटोनस से डिस्कस। रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक होता है शिफ्टिंग और एक होता है रोटेशन। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग एक्स और वाई एक्सिस को पैरेलली ले जाते हो, ठीक है राइट। एक होता है रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस का मतलब ये है कि ये आपका ओरिजिनल एक्स और वाई एक्सिस है राइट। अब मैं इसकी सिस्टम को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सपोज थीटा डिग्री पे रोटेट कर दे रहा हूँ, तो मेरा न्यू कोऑर्डिनेट x' और y' है। तब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होगा x, y तो किसके रिस्पेक्ट में था, ओरिजिनल x और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में राइट। जब आपने इस पूरे सिस्टम को थीटा डिग्री पे रोटेट किया ओरिजिन को फिक्स करते हुए, मैंने पूरे सिस्टम को कितने डिग्री पे रोटेट कर दिया है, थीटा डिग्री पर। और मुझे कोई पूछे कि x, अब जो ये पॉइंट है x, y तो उसका कोऑर्डिनेट चेंज होगा या सेम रहेगा, चेंज होगा क्योंकि वो x, y किसके रिस्पेक्ट में देख लो, x' और y' के रिस्पेक्ट में देख लो, है ना। तो उसका न्यू कोऑर्डिनेट अब क्या बन रहा होगा, उसका न्यू कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x' और y' के रिस्पेक्ट में व्हेन वी रोटेट द एक्चुअल सिस्टम x and y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, या ओरिजिन को फिक्स करते हुए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो उस केस में आप लोगों को मैं एक छोटा सा टेबल जैसा बना दे रहा हूँ, शॉर्टकट दे रहा हूँ आप लोग को, वो आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। x' और y' आपका न्यू कोऑर्डिनेट है, x और y आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट राइट।
आप ये टेबल को अच्छे से याद कर लो, इसको अप्लाई करना मैं आपको सिखा देता हूं। ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, राइट। इसमें एक्स डेज और वाई डेज कौन है? न्यू कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट यही है बट किसके रिस्पेक्ट में? ये एक्स और वाई अब क्या बन चुका है? एक्स डेज और वाई डेज, राइट। तो एक्स डेज की वैल्यू किसके बराबर है? क्योंकि आप रोटेट कर रहे हो, जब आप लोग शिफ्ट करते हो तो उसका एक्स जब शिफ्टिंग होता तो पैरेलली शिफ्ट करते हो। तो ये जो पूरा डिस्टेंस वाई था, ये डिस्टेंस के है, तो ये बचता कितना है? वाई माइनस के। ये यहां से लेके यहां तक एक्स था, ये एस है, तो ये बचता कितना है? एक्स माइनस। तो एक्स को सिर्फ एक्स के कोऑर्डिनेट के साथ ही मतलब था, वाई को सिर्फ वाई के कोऑर्डिनेट के साथ ही मतलब था। सिर्फ वाई माइनस के हो, वाई को एस के साथ कोई लेना देना नहीं है और एक्स को के साथ कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये तो रोटेट हो रहा है, तो एक्स को दोनों के साथ मतलब होगा, राइट। इसीलिए आप लोग क्या करोगे, एक्स डेश जब फाइंड करोगे ना, तो एक्स डेश आप लोगों का न्यू कोऑर्डिनेट है, एक्स डेश आप लोगों का ये वाला रो है, राइट। तो एक्स डेश इक्वल टू आपको क्या करना है, ये वाला जब रो देखोगे तो एक्स कोस थीटा और वाई के साथ साइन थीटा, तो एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन, और वाई डैश आपका ये वाला रो है, राइट। तो वाई डैश क्या होगा? एक्स इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई इंटू कोस थीटा। न्यू कोऑर्डिनेट एक्स डैश क्या बचेगा आप लोगों का? एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश क्या बन जाएगा आप लोगों का? वाई डैश क्या बनेगा? माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। अब उल्टा दिया, अब आप लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने एक्स और वाई को थीटा डिग्री पर रोटेट कर दिया, मेरा न्यू कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो मेरा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक होता ओरिजिनल कोऑर्डिनेट दिया और न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना, एक होगा न्यू कोऑर्डिनेट दिया है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट फाइंड करना। तो न्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो मतलब ऑलरेडी कौन दिया हुआ है? एक्स डैश, और ढूंढना कौन है? तो एक्स और वाई ढूंढना होगा, तो एक्स है, तो एक्स ढूंढने के लिए आप लोग एक्स किसके बराबर होगा? एक्स मतलब ये कॉलम हो गया, तो एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और वाई ये कॉलम हो गया, तो वाई क्या हो जाएगा? एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश, राइट। इस सिंपल से टेबल को याद करके आप ओरिजिनल कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट में भी जा सकते हो, न्यू कोऑर्डिनेट से ओरिजिनल कोऑर्डिनेट में भी जा सकते हो। क्वेश्चन कैसा होगा कि आपको दिया होगा कि भाई मैंने ओरिजिनल सिस्टम को 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया, मेरा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट 1,2 था, तो मेरा न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा? न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो आपको क्या फाइंड करना है? एक्स डैश और वाई डैश। एक्स और वाई क्या दिया हुआ है? 1 और 2, थीटा कितना है? इसको अप्लाई कर लूंगा, तो मेरा न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स डैश इज इक्वल टू 1 इंटू cos 45 1/√2 प्लस y2 इंटू sin 45, तो वो भी 1/√2, तो 1/√2 प्लस 2/√2, तो 3/√2 लिख दो, एक्स डैश हो जाएगा 3/√2, और उसी तरह से y डैश चेक करूंगा तो माइनस x इंटू साइन थीटा, वेर x इज 1, थीटा इज 45, तो माइनस 1/√2, और यहाँ पर y cos थीटा, तो y2 है cos 45 1/√2, तो प्लस 2/√2, तो 2/√2 माइनस 1/√2, तो मेरा नया कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 3/√2, 1/√2। अगर मैं 45 डिग्री पर अगर रोटेट करता हूँ तो p का कोऑर्डिनेट जो पहले 1,2 होता था, वही कोऑर्डिनेट अब क्या बन गया होगा? प्लस 3/√2, 1/√2। ये कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट का मतलब समझ रहे हैं। ये पहले क्या था आप लोगों का? इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट था 1,2 नाम का, अब मैंने इसी सिस्टम को विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्सिस 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया, ओरिजिन को फिक्स कर दिया।
तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई आप लोग जब सिस्टम को रोटेट कर रहे हो तो ये जो है पी पॉइंट वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है, ये वहीं का वहीं है, राइट। मैं अगर मेरा घर को अगर कहीं चेंज करता हूँ तो हर घर थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, बाकी तो वहीं के वहीं रहने वाले हैं। मैंने अपना घर चेंज किया तो ये सिस्टम ने 45 डिग्री पर रोटेट किया, तो एक्स और वाई बस चेंज हुआ 45 डिग्री पर। ये पॉइंट तो जहां था वही रहा, बट अब वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,2 नहीं रहेगा, क्योंकि 1,2 कब तक था, जब तक ओरिजिनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मैं जब उसको चेक कर रहा था। अब मुझे वही पॉइंट को किसके रिस्पेक्ट में चेक करना है, एक्स डैश और वाई डैश। वो पॉइंट की पोजीशन वही है, पर वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब क्यू हो चुका है। पॉइंट वही है बट वो क्यू का कोऑर्डिनेट अब क्या हो गया है, 3/√2, 1/2। 1,2 जब एक्स वाई के रिस्पेक्ट में आप चेक करते हो तब का कोऑर्डिनेट है, और 3/√2, 1/2 तब का कोऑर्डिनेट है उसको आप एक्स डैश और वाई डैश के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आप ये समझो, अगर आपको ऐसे दिया जाए, अब इसमें दो पार्ट, एक ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स और वाई एक्सिस को मैंने 45 डिग्री पे रोटेट किया, पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। अब मान लेते हैं कि जब मैंने रोटेट किया तो साथ साथ में पॉइंट भी रोटेट हुआ, साथ में ये पॉइंट भी रोटेट हुआ। ये पॉइंट अगर यहाँ था एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, जब आप 45 डिग्री पे रोटेट करोगे तो ये पॉइंट अब यहाँ नहीं होगा, ये पॉइंट भी कहीं तो शिफ्ट हुआ होगा, है ना। ये पॉइंट भी जो यहाँ था तो ये पॉइंट भी 45 डिग्री पर शिफ्ट हो जाएगा, और वो पॉइंट सपोज यहाँ पे यहाँ, तो वो क्यू का कोऑर्डिनेट आप ये नहीं बोल सकते उस टाइम पर। वो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, क्या बनेगा, वही 1,2 ही रहेगा, आपको थोड़ी ना होगा। अब फिर क्या फर्क पड़ेगा, अब क्या फर्क पड़ेगा, अब जब क्यू का कोऑर्डिनेट, जैसे आप लोग जब पॉइंट को चेंज करो, ध्यान दीजिएगा, जब वो पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, जब पॉइंट अपनी पोजीशन से नहीं चेंज नहीं करता, सिर्फ एक्स और वाई चेंज होता है, पॉइंट वहीं का वहीं है, तो वो आपका क्यू का कोऑर्डिनेट का एक्स डैश और वाई डैश ले लो, क्योंकि वो न्यू कोऑर्डिनेट बन चुका है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैश एंड वाई डैश। बट जब आप लोग उस पॉइंट को भी चेंज कर दो, पॉइंट भी रोटेट हो रहा है, तो आज भी वो 1,2 जो है वो अब नई जगह पर चला गया, तो 1,2 आपका एक्स और वाई का काम नहीं करेगा, क्योंकि जब पॉइंट चेंज हो रहा है तो एक्स डैश और वाई डैश के रिस्पेक्ट में जब पॉइंट को चेंज किया तो एक्स डैश और वाई डैश यही पॉइंट हो जाएगा ना, 1,2 तो यहाँ आ गया, ये पी पॉइंट तो यहाँ था, वो पी पॉइंट अब कहाँ चला गया, कहीं पर 45 डिग्री पर वो भी रोटेट हुआ होगा, तो वो जो पी पॉइंट होगा वो ये अब आपका 1 और 2 का काम करेगा। और अब आपको ढूंढना क्या होगा, एक्स और वाई ढूंढना होगा, आपको ढूंढना क्या होगा, एक्स और वाई ढूंढना होगा। क्यों एक्स और वाई ढूंढना होगा, क्योंकि आपने पॉइंट को भी तो रोटेट कर दिया है, तो आपने पॉइंट को भी रोटेट कर दिया, तो अब आप लोगों को ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ढूंढना है, क्योंकि अब वो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्स डैश और वाई डैश का काम करेगा। तो फिर अगर मुझे एक्स ढूंढना है तो मैं ये बीच को यूज करूंगा, जिसमें एक्स डैश की जगह पर 1 आ जाएगा, थीटा की जगह पर 45 आ जाएगा, राइट। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x इक्वल टू 1 इंटू cos 45, तो 1/√2 माइनस y डैश 2 है तो 2/√2, तो 1/√2 माइनस 2/√2 माइनस 1/√2, और जो आप लोगों का y होगा x डैश कितना होगा 1, और sin 45 तो 1/√2, और y डैश 2/√2 प्लस 2/√2, तो कितना हो जाएगा ये 3/√2। वापस एक बार, पहला केस किया था जब ये कोऑर्डिनेट मिला था आपको आंसर 3/√2, 1/√2, ये कब का आंसर है, जब ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, इसलिए दोनों पॉजिटिव है। जब आपने सिस्टम को चेंज किया 45 डिग्री पे, तो भी वो पॉइंट आज भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, क्योंकि पॉइंट को तो चेंज कर ही नहीं रहे, तो पॉइंट को अगर चेंज कर ही नहीं रहे हो तो उस केस में पॉइंट को जब आप चेंज कर ही नहीं रहे हो तो उस केस में आप लोगों का नया कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3/√2, 1/√2, क्योंकि वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए था, तो दोनों पॉजिटिव आना चाहिए। दूसरा केस कौन सा है,
जब आप रोटेट करो तो पूरा सिस्टम रोटेट हो रहा है, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस रोटेट नहीं हो रहा है, पूरा सिस्टम, उसके अंदर जितने इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ पॉइंट भी शिफ्ट हो रहे हैं 45 डिग्री। तो वो 45, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जब ये रोटेट हुआ होगा 45 डिग्री, मतलब जरूरी थोड़ी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होगा, हो सकता है कि रोटेट पे कहाँ चला गया हो, सेकंड क्वाड्रेंट। इसीलिए आप देखोगे तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट क्लियर है। क्या ध्यान में रखोगे, टेबल आपको यही है कि याद रखना है, बट इसको यूज करना नहीं कहना कि याद करके तो चले जाएंगे। आपके लिए एक्स डैश और वाई डैश नया कोऑर्डिनेट है, राइट, पर तब जब पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो पॉइंट दिया होगा वो आपका एक्स और वाई का काम करेगा, और आप एक्स डैश वाई डैश ढूंढना होगा जब पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। पॉइंट जब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है रोटेशन के टाइम पर, तो फिर वो जो पॉइंट दिया होगा वो आपका एक्स डैश और वाई डैश का काम करेगा, तो आपको ढूंढना क्या होगा। बाकी आप ये टेबल को अच्छे से ध्यान में रख लो, इससे सारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो और अपने लैंग्वेज में इसको एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लो।
है तुमने एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट में मॉड्यूल में 2025 के क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं और इसका DPP1 टेक्स्ट बुक हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। DPP1 और 2 में भी मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के टेक्स्ट बुक के ही हैं, वो भी आप कर लोगे तो हो जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन 25 to 121 58 क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या पूछा है। और एक बार अभी भी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है तो एक बार ट्राई यही करना है आप लोगों को, डायग्राम बनाना। क्या दिया हुआ क्वेश्चन पढ़िए। Let A be the length of the side of square OABC, with O being the origin. O एक origin है. Its side OA makes the acute angle alpha with the positive x-axis. And the equation of its diagonal are √3 plus 1 into x plus √3 minus 1 into y equal to 0. And तो दो डायगोनल होंगे किसी भी स्क्वायर में। क्वेश्चन के डायग्राम अगर बनाने की ट्राई करें तो आपको एक स्क्वायर लेना है, कैसा स्क्वायर लेना है, OABC, जिसमें O आप लोगों को ओरिजिन है। If its side OA makes an acute angle alpha with the positive x-axis, OABC, ये आपका O, ये आपका A, यहाँ पर आप एक स्क्वायर बना लेते हैं आपने, ये स्क्वायर है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस, ठीक है। ये OABC स्क्वायर कंसीडर करके चलते हैं। तो लेंथ क्या दिया हुआ स्क्वायर का a, और स्क्वायर है तो सारे लेंथ सेम ही होंगे। आपको फाइनली a का स्क्वायर ढूंढना है, इसका साइड का स्क्वायर पता करना है। और दिया क्या है इनको, ये एंगल OA जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, एक्स एन एक्यूट एंगल अल्फा, ये अल्फा दिया हुआ है। आपको दोनों डायगोनल, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, दोनों का इक्वेशन लिखना है ना, दोनों डायगोनल का इक्वेशन दे रखा है। अच्छा, ये कैसे पता चल कि दोनों में से कौन सा डायगोनल, दो इक्वेशन दिए ना आपको, √3 plus 1 into x plus √3 minus 1 into y, और एक है √3 minus 1 into x minus √3 plus 1 into y plus 8 √3 equal to 0। तो आपको पता कैसे चलेगा कि OB कौन है और AC कौन है। एक OB का इक्वेशन होगा, एक AC का इक्वेशन होगा। तो उन्होंने तो बोला नहीं कि कौन OB और कौन AC, वो हमें डिसाइड करना है। क्या लग रहा है कौन OB और कौन AC। दोनों से एक ये डायगोनल का इक्वेशन होगा, एक ये डायगोनल का इक्वेशन होगा। तो कौन सा OB का इक्वेशन बनेगा दोनों से? फर्स्ट वाला। कैसे पता? कांस्टेंट नहीं है, यस, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ओरिजिन से जो रैंक पास होगा उसमें कांस्टेंट थोड़ी होता है। तो कंफर्म है कि ये OB का इक्वेशन है, इसमें कांस्टेंट है, तो ये आपका AC का इक्वेशन है ना। उससे मुझे समझ आ जाएगा कौन OB और कौन AC। ये OB का इक्वेशन है, ये AC का इक्वेशन। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। आपको क्या लग रहा है कैसे फाइंड करोगे लेंथ? आपके सामने डायग्राम, आपको स्क्वायर का लेंथ फाइंड करके देना है, कैसे फाइंड करें?
आपको इस लाइन का अल्फा से रोटेट कर तो फिर जो सी पॉइंट है वो है उसका जगह और ए पॉइंट क्या अल्फा रोटेट कर अल्फा को पता नहीं। आपको क्या करना चाहिए, तो आपको ये ए ढूंढना है, राइट। मेरे पास ये दोनों जो है वो डायगोनल है, किसके डायगोनल है, स्क्वायर के डायगोनल है। स्क्वायर के डायगोनल है तो ये कितना एंगल होता होगा 45, ये पूरे एंगल 90 होता है ना। स्क्वायर है तो जो आप लोगों का डायगोनल होगा वो हाफ पार्ट में डिवाइड करता होगा, क्योंकि स्क्वायर है। ये कितना 45, तो ये लाइन OB उसका स्लोप कितना, tan ऑफ 45 प्लस अल्फा। और ये पूरे एंगल लेना पड़ेगा आपको, इसका स्लोप कितना है OB का, tan ऑफ 45 प्लस अल्फा। और हमें उसका स्लोप ऑलरेडी पता है क्योंकि लाइन की इक्वेशन दे रखा है। लाइन की इक्वेशन में स्लोप कैसे निकालना, माइनस ही पड़ेगी। ए कितना है √3 प्लस 1, तो माइनस ऑफ √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, करेक्ट। ये √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये tan के कौन से एंगल की वैल्यू है, लोगों ने थोड़ी वैल्यू से याद किया हुआ, रेशनलाइज कर ले एक बार। √3 प्लस 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो दूसरे याद आ जाए। नीचे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2 ना, और ऊपर √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 प्लस 1 4 और मिडिल टर्म तो √3 चाहिए। 2 और 2 कॉमन निकल के कैंसिल, क्या मिला माइनस ऑफ 2 प्लस √3, किसकी वैल्यू है 10 75 डिग्री। 10 75 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप लोगों ने कौन कौन सी वैल्यू याद किया हुआ, 10 15 याद किया हुआ। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 10 15, √3 माइनस 10 15 डिग्री की वैल्यू आपने याद किया है, 10 22.5 याद किया हुआ है, 10 5/8 याद किया हुआ है। उसकी वैल्यू कितनी होती है √2 माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी बताई आप लोगों ने 2 माइनस √3। 10 15 2 माइनस √3 है, 10 15 और 475 सेम होता है, वो भी 2 माइनस √3। आपको 10 75 से इसका रेसिप्रोकल करोगे 1 अपॉन 2 माइनस √3। तो मैं रेसिप्रोकल करने के लिए 2 प्लस √3 से अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे 4 माइनस 3 1 आ जाएगा और ऊपर 2 प्लस √3 आ गया। तो आप लोगों ने सही बता रहे हो कि 10 75 डिग्री की वैल्यू 2 प्लस √3 होता है, बट बाहर माइनस भी है, तो माइनस होने की वजह से मैग्नीट्यूड तो सही है 75 डिग्री का है, तो फिर माइनस का मतलब क्या निकालोगे, कितना 10 255, मतलब क्योंकि 10 का आंसर नेगेटिव कब आएगा, जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में तो पॉजिटिव होगा, है ना। 10 को कहाँ जाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने तक को क्या करना पड़ेगा 180 में से माइनस करना पड़ेगा, और 180 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, इसका उतना मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड कितना है 75, है ना। तो 180 में से 25 माइनस कर लूंगा तो 105 डिग्री, तो 10 105 डिग्री की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी होगी तो 105 डिग्री की वैल्यू में से फाइंड करेंगे ना, 10 ऑफ 180 माइनस 75, 180 होगा तो 10 का 10 रहेगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस 10 75, और ये 10 25 की वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 2 प्लस √3। तो इस तरह के ये जो पूरा एंगल दिखता है ना आप लोगों को, ये पूरा एंगल वो कितना है 105 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है 105 डिग्री। उस 105 में से 65 45 है, तो अल्फा कितना है 60, तो अल्फा की वैल्यू मिल गई, अल्फा की वैल्यू मिल गई उसके स्लोप। और अभी तक आंसर नहीं है, बस अल्फा पता चल गया। अब क्या करें आगे,
आपको ये लेंथ ए ढूंढना है और ये अल्फा आप लोगों को पता है कि 60 डिग्री है। क्या किया जाए, सिर्फ लेंथ ही चाहिए। स्क्वायर को 60 डिग्री से रोटेट, स्क्वायर को 60 डिग्री से रोटेट करें। इसमें रोटेशन का कोई काम ही नहीं है, रोटेशन तो हमेशा डिफिकल्ट होता है। नॉर्मल सोचो कि आपके सामने इतनी इंफॉर्मेशन है जो डायग्राम में दिख रही है आपको। अल्फा 60 डिग्री पता चल चुका है, आपका ये ए है, यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करो, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये लेंथ एडजेसेंट साइड तो एडजेसेंट, ये आपका ए है ना, ये हाइपोटेनस का लेंथ ए है, तो इसमें अगर cos अल्फा अप्लाई करो तो cos अल्फा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस cos 60 अल्फा 60, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 60 1/2, तो एडजेसेंट साइड कितना a * 1/2 तो a/2, तो ये कितना हो गया आपके पास a/2। फिर इसी में sin 60 अप्लाई करता हूँ, तो sin 60 डिग्री इक्वल ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ऑपोजिट साइड कितना √3a/2, तो ये लेंथ है √3a/2, तो ये a/2 है, ये √3a/2 है, तो ये जो a पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया a/2 √3a/2, और वो पॉइंट का आपको फाइनली ढूंढना क्या था, ए स्क्वायर, मतलब ए ढूंढना है, उसके बाद स्क्वायर करना है, और वो ए ढूंढने के लिए जो पॉइंट दिख रहा है आपको a/2 √3a/2 इस डायगोनल पे है, इस डायगोनल को सेटिस्फाई करना चाहिए, और डायगोनल की इक्वेशन दिया हुआ है, उसको पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। पुट कर लेता हूँ, √3 - 1 into a/2 minus √3 plus 1 into √3a/2 plus 8√3 is equal to 0। एक ही आंसर है, आप इसमें ए पता करना है, एक बार ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वाला टर्म प्लस √3a/2 माइनस a/2 √3 into √3a/2 3a/2 और यहाँ पर माइनस √3a/2 प्लस 8√3 इक्वल टू 0, सही है ना। तो प्लस √3a/2 और माइनस √3a/2 कैंसल, माइनस a/2 माइनस 3a/2 माइनस 4a/2 मतलब माइनस 2 है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस 2 है, 2a इक्वल टू 8√3, तो a इक्वल टू 4√3, तो a स्क्वायर इक्वल टू इसमें मेन था अल्फा ढूंढना, तो सेंटर ऑफ क्लिक होना, जब स्लोप को इक्वेट कर लो, उसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 157। तो क्वेश्चन नंबर 167 क्या दिया हुआ है, कंसीडर द लाइन x into 3 lambda plus 1 plus y into 7 lambda plus 2
equal to 17 lambda plus 5, where lambda being a parameter, all passing through a point P. ये जो आप लोगों को फॉर्म दिया, कौन सा फॉर्म दिया, वो क्या समझ रहा है? ये जो लिखा है x into 3 lambda plus 1 plus y into 7 lambda plus 2 is equal to 17 lambda plus 5, where lambda being a parameter, मतलब lambda चेंज होता रहता है. ये कौन सा फॉर्म है? ये सब फॉर्म कहाँ देखा आप लोगों ने? कौन सा फॉर्म? अच्छा, मैं एक बार ब्रैकेट ओपन करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा. ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 3x लैम्डा प्लस x प्लस 7y लैम्डा प्लस 2y माइनस 17 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0. जिसमें लैम्डा नहीं उसको साथ में ले लेता हूँ. x प्लस 2y माइनस 5, x प्लस 2y माइनस 5, जिसमें लैम्डा है उसको साथ में लेता हूँ. तो इन तीनों में से क्या कॉमन? लैम्डा. तो लैम्डा कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 3x प्लस 7y माइनस 17. अब बताओ जब आपको ये फैमिली ऑफ लाइन का L1 प्लस KL2 इक्वल टू 0 है ना. और ये कितनी लाइन है? ये इनफाइनाइट लाइन है. कितनी लाइन है? L1 और L2 आप लोगों का फिक्स है भाई. L1 आप लोगों का x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 है. L2 आप लोगों का 3x प्लस 7y माइनस 17 इक्वल टू 0 है. और यहाँ से बहुत सारी लाइन पास होगी जो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगी. जैसे तो कितनी लाइन होगी? इनफाइनाइट लाइन होगी. और हर लाइन का लैम्डा अलग अलग होगा. लैम्डा बदलेगा तो लाइन भी बदल जाएगी. तो ये एक लाइन की बात नहीं, कोई बहुत सारी लाइन है. बट कहाँ से पास हो रही है? सारी की सारी इस फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है. और वो पॉइंट का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, पॉइंट P. ऑल पासिंग थ्रू ए पॉइंट P. तो पॉइंट P कैसे मिल जाएगा? इन दोनों को सोल्व कर लूंगा है ना. इन दोनों लाइन को अगर सोल्व कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाने वाला है? पॉइंट P मिल जाने वाला है. ठीक है, वो पॉइंट P पता कर लेते हैं. दोनों को सोल्व करते हैं. x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 7y माइनस 17 इक्वल टू 0. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. एलिमिनेशन मेथड 3x कैंसिल. 6y माइनस 7y तो कितना? माइनस y. फिर यहाँ पर कितना होगा? माइनस 15 और माइनस क्या? तो माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस 17. तो माइनस 15 प्लस 17 प्लस 2. तो y की वैल्यू आ गई 2. y को अगर 2 रख लूंगा इसमें तो 2 टू द 4 माइनस 5 माइनस 1 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1. तो p का कोऑर्डिनेट आ गया 1,2. अब आगे बढ़िए. से फर्स्ट लाइन का मतलब निकाला है हमने, है ना. उसका इंटरप्रिटेशन जो हुआ फर्स्ट लाइन को इतना हुआ. अब बोलेंगे वन ऑफ दिस लाइन से L इज फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन. इसमें से ऐसे इनफाइनाइट लाइन होगी, उसमें से कोई से कैसी लाइन होगी जिसका ओरिजिन सबसे दूर होगा, है ना. और वो जो ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर है उसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है लाइन L. One of these lines, there are infinite lines. Out of those infinite lines, there is one line L which is farthest from the origin. तो पूछा कि if the distance of L from the point 3,6 is d, then the value of d square. और वो लाइन का 3,6 से डिस्टेंस जो है वो d है. तो आपको d स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है. मतलब बेसिकली आपको सबसे पहले L का इक्वेशन निकालना है. कैसे निकालोगे L का इक्वेशन? L वो लाइन है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस सबसे ज्यादा है. तो हम क्या करेंगे? L, अच्छा जो भी लाइन की बात हो रही है वो सारे के सारे लाइन पास कहां से हो रहे हैं? 1,2 से. सारे के सारे लाइन पास कहां से हो रहे हैं? 1,2 से. तो अगर 1,2 से पास हो रहा है तो हम लोग y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. राइट. ये आपका एक लाइन का फॉर्म है.
और आपको लाइन एल जो है वो ओरिजिन से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ऐसा देगा mx माइनस वाई प्लस 2 माइनस एम इक्वल टू 0। क्या नहीं पता आपको, इस पे क्या नहीं पता है एम, और वो एम कैसे पता करूंगा? तो मुझे दिया हुआ कि इस लाइन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, तो कोई भी पॉइंट से लेकर लाइन का सिर्फ कौन सा डिस्टेंस निकाल सकते हो आप लोग, और कोई डिस्टेंस निकाल नहीं सकते। तो ओरिजिन से लेकर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए एम क्या हो, एम की कौन सी वैल्यू के लिए ये डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होगा। तो एक बार पहले पर्टिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला तो लगा ले, फिर देखते हैं क्या करते थे। फॉर्मूला में पॉइंट को उठाते थे, लाइन के इक्वेशन में डाल देते थे, x की जगह पर 0, y की जगह पर 0, तो सिर्फ बचा 2 माइनस m मॉड ऑफ 2 माइनस m डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। फॉर्मूला ध्यान में आया? कौन सा फॉर्मूला? मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस b। अब इसके बाद आप लोगों को ध्यान होगा तो बीच में हम लोगों ने 2-3 बार ऐसे बात किया थी, कभी भी किसी भी इक्वेशन का अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो कहाँ मिलता है? किसी का भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा? हम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज में 3-4 क्वेश्चन यूज किया जहां पर उसका डिफरेंशिएशन 0 बनता है। अगर आप लोगों को इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन को किसके साथ इक्वेट करना है? 0 के साथ। इसके डिफरेंशिएशन को किसके साथ इक्वेट करना है? 0 के साथ, राइट। और आप लोगों को इसका वो डिवीजन रूल वगैरह आता है? कोई नहीं, छोड़ दो। पर क्वेश्चन का सेंस आ गया, अब क्या होगा? इसका डिफरेंशियल को मैं किसके साथ इक्वेट करूंगा? 0 के साथ। तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाने वाली है? कितना अननोन है? एक ही है। इसका डिफरेंशियल को जब आप 0 के साथ इक्वेट करो तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? m की। m मिल गया मतलब ये लाइन का इक्वेशन मिल गया। और फिर जब ये लाइन का इक्वेशन मिल गया तो उसके बाद तो उससे क्या करना है? 3,6 से वापस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेना है, जो आपका d होगा उसका स्क्वायर कर लेना। ठीक है, इसके बाद का स्टेप नहीं भी आएगा तो चलेगा, बिकॉज वो डिफरेंशिएशन में शायद आपको डिवीजन रूल अभी तक नहीं पड़ोगे, तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो उसके बाद आपको आ जाएगा। पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मुझे पता करना चाहिए कि ये फैमिली ऑफ लाइन के इक्वेशन दिया हुआ है, वरना तो p नहीं मिलेगा। तो L1 प्लस KL2 L1 प्लस लैम्डा L2 ऐसा कुछ भी फॉर्म आए तो फैमिली ऑफ लाइन का फॉर्म। दोनों क्वेश्चन समझ आए? उसके ऊपर वाला अभी तो सिर्फ आप लोगों को पहले तो आप लोगों के कोर्स डेवलप करने की जरूरत है कि करेंगे कैसे क्वेश्चन।
56. Information. A line passes through the origin and makes equal angle with the coordinate axis. क्या पता चल गया? क्या हो गया? एंगल 45 डिग्री, मतलब स्लोप पता चल गया ना। लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और दोनों एक्सिस के साथ अगर इक्वल एंगल बना रहा है तो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 45. व्हाट इज स्लोप? 1. 45 1 हो जाएगा और 0,0 से पास भी हो रहा है तो पॉइंट भी पता चल गया, स्लोप भी पता चल गया, तो फिर लाइन का इक्वेशन भी पता चल गया। फिर तो ये 45 डिग्री बना रहा है तो पॉइंट 0,0, स्लोप 1, तो लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू x। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ तक हो रहा है? तो आगे क्या दिया है? इट इंटरसेक्ट द लाइन L1 एंड L2, ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। L1 को 2x + y + 6 = 0 and L2 4x + 2y - 3 = 0 that p is greater than 0 at the point A and B। L1 का इक्वेशन क्या दिया है? 2x + y + और ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ने। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक एक सेंटेंस पढ़ो, उसको इंटरप्रेट करते हैं। मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा, मुझे पता चला भाई 0,0 से पास हो रहा है, स्लोप 45 डिग्री होगा, बिकॉज़ इक्वल एंगल बना रहा है, तो लाइन की इक्वेशन मिला। अब वो लाइन इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पे, तो दोनों को सोल्व कर लेता हूँ। y की जगह पर x डाल देता हूँ, 2x + x, 3x + 6 = 0, तो x इक्वल टू -2, 3x + 6 = 0, तो x इक्वल टू -2 तो y भी -2, तो दोनों का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वो पॉइंट यहाँ पे होगा जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों नेगेटिव आए ना, तो a का कोऑर्डिनेट पता चल गया मुझे -2, -2, जिसके साथ ये इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर लाइन L2 दिया हुआ है, L2 का इक्वेशन है 4x + 2y - p = 0, इसके साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है। y को वापस इस डालता हूँ, 4x + 2x, 6x - p = 0, तो x इक्वल टू p/6 है ना, माइनस में हो जाएगा तो प्लस p/6, x p/6 तो y भी p/6, और क्वेश्चन में दिया कि p पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। a और b के कोऑर्डिनेट मिल गए। इफ ab इक्वल टू 9/√2, ab का डिस्टेंस 9/√2 है, ab का डिस्टेंस 9/√2 तो ab का डिस्टेंस फॉर्मूला से मिल जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो p/6 माइनस और -2, तो p/6 + 2 का होल स्क्वायर प्लस p/6 + 2 का होल स्क्वायर, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81 √2 का स्क्वायर, 2 रूट हटा होगा है ना, स्क्वायर किया तो रूट हट गया, और ये तो सेम ही है, तो ट्वाइस कर लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ p/6 + 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले पूरा ब्रैकेट ओपन करते, पर मेरी हिसाब से मत करो, ज्यादा लंबा हो जाएगा। इससे 2 को डिवाइड में ले लो तो 81/4। अब स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट आएगा, और स्क्वायर रूट तो आएगा साथ में प्लस और माइनस भी आएगा, स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस 81/4 का स्क्वायर रूट 9/2 इक्वल टू p/6 + 2। एक बार प्लस 9/2 लेके 2 को शिफ्ट करता हूँ, 9/2 - 2 इक्वल टू p/6, और -9/2 - 2 इक्वल टू p/6। पर ये वाला सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि इससे p की वैल्यू नेगेटिव में आने वाली है, और क्वेश्चन में देखिए p कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है, ये वाला कैसी हटा दो, 2 to the 4, 9 - 4 5, 5/2 और 6 भी डिवाइड में आया तो 5/2 और 6 मल्टीप्लाई में आया, तो p की वैल्यू 50। ठीक है, p कितना मिल गया आपको 50। ठीक है, p तक पहुंच गया। अब आगे बढ़ते हैं वापस। And the foot of the perpendicular from the point A on the line L2 is m, then am upon bm कितना, तो ठीक है ना, यहाँ तक आया। अब आप लोगों को फुट चाहिए। फुट किसको बोलते हैं? जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो जहां पर 90 डिग्री बनता है, कहां से फुट चाहिए? ए से,
लाइन L2 पे ए का कोऑर्डिनेट कितना था -2, -2। ए का -2, से मुझे फुट चाहिए कहां पर लाइन L2 पे L2 ये रहा, उसमें P नहीं पता था पर पता चल चुका है P कितना 15। वैसे मैंने आप लोगों को डायरेक्ट फुट का एक शॉर्टकट बताया था फुट और इमेज फाइंड करने का। शॉर्टकट नहीं भी याद हो तो मुझे बताओ ये पॉइंट कैसे निकालोगे। ये फुट हुआ ना, ये पॉइंट पता करना है। इसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या सोच रहे हो। अगर आपको ये पॉइंट निकालना है तो ये पॉइंट को अगर मैं h, k नाम दे दूं तो h, k दो अननोन है तो दो रिलेशन चाहिए। पहला रिलेशन h, k को सेटिस्फाई करेगा 4h + 2k - 15 = 0 और दूसरा रिलेशन कहां से निकलेगा इसका और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसका स्लोप कितना है -2 तो इसका कितना होगा 1/2। इसका स्लोप कितना होगा 1/2 और दोनों पॉइंट से स्लोप तो निकाल ही सकता हूँ k माइनस और -2 तो k + 2 अपॉन h + 2 = 1/2। दो रिलेशन आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दो रिलेशन एक ही रिलेशन दोनों को सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी h और k की। ये हो गया फुट फाइंड करने का ओरिजिनल मतलब एक्चुअल मेथड। बट मैंने आपको इसका शॉर्टकट दिया था जहां तक मेरे को ध्यान है मैंने आपको शॉर्टकट दिया हुआ था इमेज और फुट फाइंड करने का। तो देख लो अगर ये कभी भी आप लोगों को सपोज ये पॉइंट आपका x1, y1 है और यहाँ पर एक लाइन है ax + by + c = 0 और आपको इस पॉइंट का फुट चाहिए ऑन दिस लाइन। तो मेथड है पर मेथड में टाइम लगेगा और टाइम अगर मुझे बचाना है तो मैं क्या करूंगा मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। वो शॉर्टकट क्या है अच्छा ये पॉइंट को अभी मैं x, y ले रहा हूँ इसको फुट को तो मेरा x - x1/a = y - y1/b is equal to minus of ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square। ये नहीं डिस्कस हुआ हमारे क्लास नहीं हुआ तो ये x और y अगर फाइंड करना है x और y कौन है फुट मैं इसको अप्लाई करके बताता हूँ। इस केस के हिसाब से आप x1 पर -x1 और y1 तो फिक्स पॉइंट x1 -2 तो x + 2 ये मतलब लाइन में x का कोएफिशिएंट वो कितना है वो y - y1 भी -2 है तो माइनस +2 डिवाइड बाय b मतलब y का कोएफिशिएंट 2 इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो ये पॉइंट को उठा के डायरेक्ट लाइन में डाल देना है। ये पॉइंट को उठाना है लाइन में डालना है तो x की जगह पर -2 तो -8 -4 तो -12 -12 -15 -27 और माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस +27 डिवाइड बाय a स्क्वायर + b स्क्वायर 16 + 4 20। इसको इसके साथ इक्वेट कर लेता हूँ तो x + 2/4 यहाँ पर कैंसिल कर लेता हूँ तो 27/5 2 को तरफ शिफ्ट करता हूँ तो x = 27/5 - 2 तो ये 17/5 आ जाएगा और y को इक्वेट करूंगा तो y + 2 = 27/10 है ना 2 10 × 20 तो y क्या होगा 27/10 - 2 7/10 आपको फुट मिली है। आपको दोनों इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं। ये हुआ फुट की बात। इमेज अगर ये मेरा मिरर है तो मुझे इसका अगर इमेज चाहिए तो ये इमेज यहाँ पे ही होगा इक्वल डिस्टेंस पर इसका डिस्टेंस और उसकी इमेज का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो अगर आप लोगों को इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट का इस लाइन मिरर के सामने इमेज चाहिए तो उसका शॉर्टकट में सिर्फ आपको इतना करना है ये जो पूरा है सब कुछ सेम टू सेम थोड़ा डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो यहाँ पर ट्वाइस कर देना। जैसे आप ट्वाइस करोगे ना तो x, y अब आपको फुट मिलेगा
वो आपको डायरेक्टली क्या देगा, इमेज देगा। टू हटा दोगे तो फुट देगा, टू लगा दोगे तो इमेज देगा। क्लियर, राइट। आपको एक केस में फुट चाहिए तो फुट मिल गया मुझे 17/5 और 7/10। फिर आगे देखते हैं वो फुट को उन्होंने क्या नाम दिया है, एम। तो एम का कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे, एम भी पता चल गया। एम का कोऑर्डिनेट कितना है, 17/5, 7/10। उसके बाद अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल ही रहा है। ये तीसरा लाइन कंप्लीट कर दिया, चौथा लाइन बाकी है। तो चौथा लाइन में पूछा उन्होंने AM/BM क्या होगा। पर अब ठीक है, सब कुछ है हमारे पास, AM तो A भी पता है, M भी पता है, तो AM तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे और BM भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो। B तो पता चल ही चुका है अपने से, आपको निकाले भी है। मैं और भी पॉइंट है और लाइन अदर डिस्टेंस आ जाएगा। लाइन पता है तो डिस्टेंस आ जाता है। AM आ जाएगा, BM नहीं आएगा। अगर आप लोगों को AM ढूंढने के लिए मुझे M पॉइंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि AM कौन सा डिस्टेंस होगा, M अगर आप लोगों का फुट है तो M कौन सा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। उसको तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, एक कोऑर्डिनेट से लेकर डायरेक्टली मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा तो मुझे AM तो मिल जाएगा। उसके लिए मुझे M पॉइंट की जरूरत नहीं है, बट BM के लिए, क्योंकि M B का फुट नहीं है, तो उसमें तो आपको M पॉइंट ढूंढना ही पड़ता है। ठीक है ना, तो फिर M मिल चुका है तो फिर AM और BM दोनों मिल जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं पहले भी बता रहा था कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बहुत सारे कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट कम ही है मेरे हिसाब से, बट क्वेश्चन बहुत लेंथी बनते हैं। तो उसका टाइम आप लोगों को बचाना है तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ेगी, वरना इंटरप्रिटेशन में टाइम लग जाएगा आपको। तो कल भी हमारा जो क्लास होगा प्रैक्टिस क्लास, उसमें भी इसी की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, वो शॉर्टकट आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं पता है कौन सा, फुट और इमेज है। हाउ टू फाइंड फुट एंड हाउ टू फाइंड इमेज। टू लगाओगे, अभी अगर आप ये ड्रॉ करते हो तो x, y आपका फुट है, तो यहाँ पर 2 नहीं लगाना है। जब अगर यहाँ 2 लगा तो x, y फिर फुट नहीं होगा, फिर वो x, y नीचे कहीं होगा, इमेज का काम करेगा। एक बार सारे कंसेप्ट वापस रिवाइज करो और आप लोग स्टार्टिंग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अगर डीपीपी कंप्लीट नहीं किया है तो पहले डीपीपी कंप्लीट करो, फिर डीपीपी तो कंप्लीट कर ही होगा सबने। तो फिर आप लोग जब पीवाईक्यू करो तो स्टार्टिंग से करना, आप लोग फर्स्ट से करना। उसमें थोड़े क्वेश्चन जो आप लोगों को नहीं करने हैं, जैसे आप देखोगे ना कोई क्वेश्चन में पेयर ऑफ लाइन की वजह से x² y² ऐसे कोई इक्वेशन आ जाए तो आपको छोड़ देना है, तो वो 2 लाइन का प्रोडक्ट है, अभी पढ़ाया नहीं मैंने, वो नेक्स्ट चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लाइन। वैसे क्वेश्चन छोड़ देंगे, जैसे स्टार्टिंग में 6 7 ये सब दिख रहे हैं तो उसको मत करना, वो आपको दिख ही जाएगा। x² y² ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे तो स्टेटमेंट में थोड़ी x² y² आता है, वो 2 लाइन का प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं पेयर ऑफ लाइन, है ना। तो वो अभी नहीं करना आप लोग को, बाकी